आज से 7 साल पहले वो चीज हुई थी जिसने WWE फैंस की एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम किया था, और ये था शील्ड का रीयूनियन। जब मतलब सबसे मस्त बात इस सेगमेंट की क्या है कि रोमन रेंस हैं, उसके बाद इधर से डीन एम्ब्रोस निकल के आया, फिर उधर से सेथ रॉलिंस निकल के आते हैं, और किसी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारा किया। और उस टाइम पे पीछे से जो रिएक्शन पता चलता है क्राउड का कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड थे इसको देख के। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा मामला एफ अप हो गया था, क्योंकि रोमन रेंस को कोई इलनेस हो गई थी जिसकी वजह से फिर शील्ड का वो जो ओरिजिनल मैच प्लान कर रहे थे वो हो नहीं पाया था। फिर कर्ट एंगल को आना पड़ गया था शील्ड में, और इतना रैंडम और फनी लग रहा था उस टाइम पे वो कि इन्होंने कर्ट एंगल को शील्ड वाले ही कपड़े पहना दिए। और उस टाइम पे क्योंकि एक्सपेक्टेशन या लोगों की एक्साइटमेंट शील्ड को देखने की थी, थोड़ा सा मामला जो है वो अंडरवेलमिंग वाला रह गया। लेकिन शील्ड के एक मेंबर कर्ट एंगल भी है, उस टीएलसी वाले दिन से वो चीज़ स्टैब्लिश हो गई थी। अब बात चल रही है शील्ड की, तो जरा जॉन मॉक्सली की बात कर ही लेते हैं। तो आज डायनामाइट के शो पर हमको ये पता चला कि रेसल ड्रीम में इनका आई क्विट मैच होने वाला है। और ये कितना ज़्यादा मतलब डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली की पर्सनैलिटी कितना ऐसी सी है कि भाई मैं तो कुछ भी कर दूंगा। यहाँ पे आप देखो, पहली बात तो मैंने यहाँ पे पाक को देखा, पैक को देखा, नेविल को देखा, इन्होंने तो अपना लुक ही चेंज कर लिया। तो मेरे को तो पहले समझ में नहीं आया कि अच्छा ये हमारे एक्स WWE के सुपरस्टार, और वहाँ पे जो पाक जो है थोड़े अब लंबे वाले के साथ ही थे, लेकिन अब उन्होंने अपना जो लुक है पूरा चेंज कर लिया। और उसके बाद वो लीश के साथ या वो जो भी ग्रिप है उसके साथ पकड़ के इन्होंने डार्बी एलन को रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली कह रहे हैं कि तेरे अंदर बड़ी ही ज्यादा है ना, तो ठीक है देख लूंगा तुझे मैं, और तू वो 2 वर्ड्स बोलेगा रेसल ड्रीम में, आई क्विट। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार भी दिया उनको। डार्बी एलन की तो भाई मतलब मैं बोलूंगा कि अगर AEW से कोई मुझे एक सुपरस्टार बोलना हो जो कि बन के निकला है वहीं का ग्रोन, तो लिस्ट में आई थिंक सबसे पहले मैं डार्बी एलन का ही नाम रखने वाला हूं, क्योंकि उससे पहले उनको कोई एक्सपोजर इतना था नहीं, और वहां से उन्होंने बहुत ज्यादा, एक तो रेसलिंग जो उनका स्टाइल है वही अपने आप इतने ज्यादा यूनिक है। और आज डायनामाइट में एक फनी चीज ये भी हो गई कि एक सुपरस्टार ने हिस्ट्री बना दी है। एंद्रादे पहले WWE में थे, उसके बाद वो AEW में गए, उसके बाद फिर वो WWE में आए, और उसके बाद वो दोबारा से ऑल एलीट रेसलिंग में जा चुके हैं, क्योंकि आज डायनामाइट में वो आ गए हैं। और ऐसा करने वाले हिस्ट्री के पहले रेसलर बने हैं एंद्रादे, क्योंकि इतना ज़्यादा इधर से उधर तो किसी ने भी नहीं किया। तो अगर तो मतलब जो भी है फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करने वाला स्पेशल होता है और उसे याद रखा जाता है। और एंद्रादे का WWE के साथ तो कुछ पंगा सा भी हो गया था, पता नहीं क्या ही किया इन्होंने कुछ, मतलब वही मैंने आपको बताया था कि बहुत बिहेवियर इनका सही नहीं था। फिर WWE इनको निकालना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इनको निकालना पड़ गया। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और पीक रोमन रेंस या फिर ओल्ड रोमन रेंस या फिर पीक ट्राइबल चीफ वाला कुछ हमको एसेंस यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में जब रोमन रेंस बैक स्टेज जा रहे थे तो कैमरामैन से उन्होंने बात करी, और वो वाला उनका जो क्राउन जूल के मैच को हाइप करने वाला प्रोमो था, जहां पे वो कहते हैं मैं थक चुका हूं हम्बल हो के, दिस इज माय शो, ऐसा ऐसा करके जो उन्होंने वो सब कुछ बोला हुआ था, तो वैसा ही उन्होंने कुछ सिमिलर बोला। और यहाँ पे रोमन रेंस क्लियर एक्सप्लेन करते हैं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार अब जब ये रोमन रेंस वापस आया है तो ये सीरियस हो गया है कि अच्छा मेरा एक कैरेक्टर है, मेरी ये स्टोरी है। इससे पहले आई थिंक वो WWE को बस थोड़ा पार्ट टाइम वाले हिसाब किताब से ही ले रहे थे, लेकिन अभी वाली फील थोड़ी डिफरेंट आई, क्योंकि ऐसे रोमन रेंस यूजुअली बोलते नहीं है। अब शायद ऐसा लग रहा है कि वो स्टोरी लाइन में ज्यादा घुसे हुए हैं, तो रोमन रेंस यहाँ पे यही बोलते हैं कि भाई कुछ चीजें बदल जाती हैं लेकिन मैं नहीं बदला। ये चीज वो दोबारा से बोलते हैं, यानी कि वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो वही हूं, मेरा कैरेक्टर वही है, तुम लोग गलती में मत पड़ो कि भाई मैं टॉप पे आ चुका हूं, तुम सब लोगों ने टॉप ऑफ द माउंटेन देख लिया है। सिर्फ एक बंदा ही उस ऑल्टीट्यूड को समझ सकता है, और वो है ट्राइबल चीफ, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं जिस भी चीज को छूता हूं वो सोना बन जाती है। ये सारी बातें जो रोमन रेंस के मुंह से उनके ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में सुना करते थे। तो ये आई थिंक एक अच्छा हमको आइडिया दे रहा है कि अच्छा अब रोमन रेंस आगे क्या कर सकते हैं, या फिर वो जो स्टोरी लाइन अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सीरियस वाली फील हो रही है। और हाँ, आपको एक रिमाइंडर भी दे देता हूँ, जॉन सीना की एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री के 17 एपिसोड्स में से अब जो दूसरा एपिसोड है अब वो भी लाइव हो चुका है मेंबरशिप वाले कंटेंट में। और हाँ, इस वीक के खत्म होने से पहले तीसरा वाला एपिसोड भी आ जाएगा जो उनकी तीसरी चैंपियनशिप वाली विक्ट्री थी। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो मेंबरशिप वाले कंटेंट को आप देख सकते हो। यहाँ पे रोमन रेंस से रिलेटेड एक चीज ये भी नोट करने वाली है कि वो जे उसो को उसी तरीके से कंडीशन कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले जे उसो को हरामी बनाने का काम किया था। अब ये तो नहीं बोल सकते कि जो कैरेक्टर है रोमन रेंस का वो पूरा नेगेटिव वाला वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि शायद WWE अभी ये थोड़ा बड़ा स्टेप नहीं लेगी, क्योंकि ये करने के लिए WWE को अच्छे से चाहिए कि रोमन रेंस हमारे पास पूरे टाइम के लिए अवेलेबल हो
और उसका कुछ आइडिया है नहीं अभी, या अभी आप बोलो कि वो चीज़ आउट नहीं हुई है, तो अभी उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इस पूरे प्रोसीजर में किसी एक बंदे को होने वाली है तो वो नाम जिमी ऊसो का है, क्योंकि भाई वो तो बेचारा भला आदमी है, वो सिर्फ देख ही सकता है कि अभी ये रोमन रेंस और जे ऊसो क्या क्या हरामी पंती वाली हरकत करेंगे। अभी स्पीड का एक इवेंट हुआ था, पता नहीं इस इवेंट में क्या है या कैसे है। तो स्पीड को जाना गया किस चीज़ से, WWE में पहली बार जब वो आए थे तो उन्होंने RKO खाया था, तो पीछे से जाके वो ऐसे ही रैंडी ऑर्टन को मेजर कर रहे होते हैं कि जैसे कि मैं RKO मारने चले जाऊंगा, और बहुत ही मतलब होलसम सी बातचीत होती है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन और स्पीड के जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हैं। और फिर रैंडी ऑर्टन ने ये भी बोला कि भाई देख, ब्रॉन ब्रेकर ने तुझे मारा है, उससे बदला तो लेना पड़ेगा। वो कहते भाई तू उसे ट्रक से ही उड़ा दे, ऐसा करके उन्होंने रैंडी ऑर्टन ने स्पीड को बोला। तो मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि इनके बीच में आई थिंक कोई बहुत अच्छी बातचीत पहले हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड का कैरेक्टर वैसे कैसे लगता है पागल सा, लेकिन वो आपको पता है वो कैरेक्टर ही है, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो हमेशा इतना कैरेक्टर में रहता है कि फिर वो कैरेक्टर नहीं लगता। और इसी वाले इवेंट से ये फोटो भी आई है जहाँ पे ना सिर्फ रैंडी ऑर्टन बल्कि शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर ने भी इस इवेंट को अटेंड किया। मतलब स्पीड ने WWE के लोगों के साथ अपनी यारी दोस्ती तो अच्छी कर ली है। WWE का अगला शो क्राउन जूल होने वाला है पर्थ से, ऑस्ट्रेलिया से, और अभी तक हमको CM पंक वहां पे क्या करेंगे उसका कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन CM पंक वहां पे होने जरूर वाले हैं, और शायद उनका कुछ रोल भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो पोस्टर्स लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर किसी का अलग अलग लगा हुआ है, और इसमें से एक जो नाम है वो एक जो पोस्टर है वो CM पंक का भी है। तो अब लोग यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेसन वॉलर भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, पास्ट में हमने बहुत सारे ऐसे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट देख लिए हैं जो कि WWE ऐसे शो पर डाल देती है, तो शायद हो सकता है कि CM पंक की भी वहाँ पे जो अपीयरेंस हो वो ग्रेसन वॉलर वाले शो में हो। वैसे तो अभी CM पंक इतनी सारी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है कि WWE चाहे तो इजीली कहीं पे भी उनको फिट कर सकती है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होनी नहीं चाहिए। ड्वेन द रॉक जॉनसन की बात करें भाई, तो अभी आपको पता है स्मैशिंग मशीन वाली जो उनकी मूवी है, जो भाई मूवी के दीवाने लोग हैं वो जरा बताना आपको अब तक कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो स्मैशिंग मशीन वाली मूवी है इसमें तो रॉक का रोल कुछ ऐसा ही बता रहे भाई, कुछ तगड़ा ही कर दिया उसने कि इमोशनली वो पूरा इन्वेस्टेड था, और इतना कि रॉक ने ये भी बताया कि अपनी इस मूवी की शूटिंग में उन्होंने कंकशन को भी सफर किया है। मतलब उन्होंने सच में वो चोट खाई है, वो चोटें जो कि वो WWE के रिंग में खाने से हेजिटेट कर रहे हैं। अब उस लेवल का एफर्ट उन्होंने इस हॉलीवुड वाली अपनी स्मैशिंग मशीन वाली मूवी के लिए लगाया है। आई थिंक ये आ गई है, मतलब प्रीमियर तो इसका हुआ था, लेकिन अभी आई थिंक इतनी मार्केटिंग तो मैंने देखी नहीं कि मैं मान लूँ कि मूवी आउट हो चुकी है, और शायद नहीं हुई है। तो मूवी वगैरह के जो दीवाने लोग हैं जो ज़्यादा देखते हो, तो बताना क्या लग रहा है आपको अब तक देख के, ये कुछ बहुत अलग सा काम लग रहा है रॉक का जो कि उन्होंने अपनी ये स्मैशिंग मशीन वाली मूवी के लिए किया। चैंपियन वर्सेस चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है क्राउन जूल में। और टू बी ऑनेस्ट मैंने तो सिर्फ इसको एक रैंडम सा मैच की तरह देखा था, लेकिन जिस हिसाब से पूरी इतिहास लेके आ गए हैं अपना कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अब इस मैच को लेके ना सिर्फ आउटकम बल्कि स्टोरी लाइन और बिल्ड को लेके भी इंटरेस्ट है। और कोडी रोड्स ने देखो ये बहुत ही पुरानी इंडी शो की ये जो पिक्चर है उसको पोस्ट किया है, जहां पे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स एक दूसरे के आमने सामने रहे। इनकी अगर आप पास्ट जाके देखोगे ना कई सारे सुपरस्टार्स का, तो वो तो ऐसा है कि आपको लगेगा अच्छा इनका मैच इतने साल पहले और ऐसे ऐसे हो चुका है। जैसे कुछ सुपरस्टार हैं जैसे रोमन रेंज जैसे, तो भाई उनका तो बढ़िया सा कोटा लग जाता है क्योंकि उनकी पूरी हिस्ट्री है। जैसे अभी भी आप देखोगे जो भी नए नए ब्लड लाइन में मेंबर्स आते हैं, या फिर आप शार्लेट फ्लेयर या फिर ये इधर से बात कर लो, या फिर अगर आप ब्रॉन ब्रेकर की बात करो, तो कुछ का ऐसे रहता है। जैसे अगर आप रोमन रेंज का भी देखोगे तो उनका कंपेयर करो सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस से, तो रेसलिंग करियर बहुत लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे तो सबसे नंबर टॉप पे वो चला गया, तो उस चीज़ का थोड़ा सा लेवरेज उनको मिल जाता है। लेकिन ये जो सुपरस्टार्स है भाई इतने रैंडमली आपको अलग अलग शोज पर कंपीट करते हुए दिखेंगे कि अच्छा यहाँ भी लड़ चुके हैं, अच्छा केविन ओवन से इसका मैच हुआ था, अच्छा उधर एजे स्टाइल्स ने ये किया था, तो उसी में से ये भी एक पिक्चर है। आई थिंक इसको स्टोरी लाइन में भी अगर ये चाहे तो यूज़ कर सकता है। अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो और थोड़ा पीछे और जाया जा सकता है। फिर आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि WWE ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है, और ये किस कैटेगरी के अंदर है, क्या नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं। और ये जो नेम है वो है PJ वासा या वेसा, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। तो कोई आइडिया, लोग अब यहाँ पे स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि अच्छा किससे रिलेटेड हो सकता है। कोई कह रहा है कि ओबा फेमी अब मेन रोस्टर में आ रहे हैं, तो फिर उनका ये जो नेम है वो होने वाला है। और आप यकीन नहीं मारोगे भाई ट्रिपल एच को किस लेवल पे ट्रोल कर रहे हैं लोग कि ओबा फेमी की बुकिंग क्या होगी। किसी ने तो एल ग्रांडे अफेरिकानो पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने ओबा फेमी का, कि वो आएगा तो ये होगा वो होगा, फिर वो इससे लड़ेगा, फिर वो नाचेगा। मतलब सब जो है बहुत ज़्यादा मजाक से ही उड़ा रहे हैं इस समय ट्रिपल एच का उनकी बुकिंग को लेके। बट यस,
यस, पीजे वासा एक ट्रेडमार्क नेम है जो कि किसी पीएलई का तो नहीं, किसी सुपरस्टार का ही नेम लग रहा है। तो लेट्स सी, कोई वाइल्ड प्रेडिक्शन कर सकता है क्या सही कि ये किससे रिलेटेड होने वाला है। रोमन रेंस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे ये वीडियो दिखी और मेरे लिए तो ये बहुत रैंडम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या था पोस्ट करने का। या तो किसी स्टोर लाइन से रिलेटेड नहीं है, या फिर ये कोई मतलब पता नहीं क्या है, ये घड़ी का फ्लेक्स है या क्या है। रोमन रेंस आते हैं अपना, और उसके बाद उन्होंने जो वॉच है वो थमाई, जिसपे कैप्शन उन्होंने डाला है द रीगेन, और साथ में बोलते हैं कि ये जो वॉच है वो मेरे लिए सब कुछ मैटर करती है, यानी बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से रखना। तो ये इस पोस्ट का क्या मतलब था, ये तो बस 10-12 सेकंड में आके और रोमन रेंस का बस उसके बाद हो लिया। तो मतलब मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। किसी स्टोरी से लिंक है क्या ये वॉच? आई थिंक किसी स्टोरी से तो लिंक नहीं है वो स्टोरी, वो वॉच वाला कनेक्शन तो ये रॉक, कोडी रोड्स और ये सेथ रॉलिंस वाला था। तो क्या है ये, किसी को समझ में आ रहा है? कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जॉन सीना का जो फाइनल डेट है, जॉन सीना का जो फाइनल मैच है, उसको ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चली है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई पैसों की। तो कितने ज्यादा टिकट प्राइसेस होने वाले हैं वहां पे, अगर आपको देखनी है या फिर जो भी है करना है, अगर जाने का किसका प्लान है, तो जो स्टैंडर्ड रेंज है वो $250 से $3000 तक की है। लेकिन अगर आप रिंग साइड पे चले जाते हो तो भाई ये जो आपको टोटल पैकेज पड़ता है, पहली रो की बात हो रही है, ये $11,000 का है। अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आप मान लो ये 10 लाख रुपए के आसपास आते हैं। और ये कोई रेसलमेनिया की बात नहीं हो रही, ये देखा जाए तो है तो एक एसएनएम ही, वो तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि ये जॉन सीना का लास्ट मैच है। बट उस हिसाब से देखा जाए तो कोई बंदा अगर रिंग साइड पे बैठ के जॉन सीना का लास्ट मैच देख रहा है और बहुत पैसे वाला है और उसके लिए जॉन सीना सब कुछ है, वो बहुत डाई हार्ड फैन है, तो फिर उसके लिए जस्टिफाइड हो सकता है। फिर 9000, उसके बाद और ऊपर कम जाओगे तो 6000 तक की जो टिकट्स है वो है। और एक बात ना, अभी बैरन कॉर्बिन ने जॉन सीना के बारे में बताई कि जॉन सीना जब पूरे फेयरवेल टूर में उन्होंने एंड ऑफ डेज भी हिट किया था, तो कॉर्बिन कहते भाई मेरे फोन में अचानक से मैसेज वगैरह आने लगे, नोटिफिकेशन मुझे लगा क्या हो गया, तो मैंने देखा कि जॉन सीना ने मेरा फिनिशर हिट किया। और वो कहता है कि जॉन सीना इतना स्पेशल बंदा है कि उसने मेरे से बोला तक भी नहीं कि मैं ऐसा करने वाला हूं, बस उसने कर दिया। और यही जॉन सीना की खास बात है। और वो कहता है कि अब लग रहा है मुझे भी कम से कम 500 AA तो लगाने पड़ेंगे ए कि मैं भी जॉन सीना को वो जो चीज़ है वो वापस दे सकूं। तो एक बहुत कूल चीज़ है जॉन सीना के बारे में। एंड यस, फाइनल अपोनेंट कौन होगा जॉन सीना का, इससे रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें चल रही है। सबसे पहले कंसिडरिंग जिस तरीके से ट्रिपल एच ने रिसेंट टाइम में बुकिंग की है, लोग कह रहे हैं कि वो नाम जे ऊसो का होने वाला है। क्यों? क्योंकि जे ऊसो के साथ उनकी रॉयल रंबल से वो जो कहानी है वो शुरू हुई थी, वो धक्का दे दिया था, वो जो उनका एलिमिनेशन हुआ था, उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज को रिविजिट किया नहीं। और वैसे भी जे ऊसो को ये नेक्स्ट अपना बड़ा सुपरस्टार देख रहे हैं या वो सुपरस्टार बन चुका है, जो भी आपको कहना हो, तो फिर उस वजह से मैच शायद फेयरवेल में आ सकता है, इसके बारे में नहीं पता। और जो एक दूसरा नेम है, और अगर ये हो गया तो भाई बहुत ज्यादा ये शॉकिंग होगा, और ये नाम यही वाला है, रेटेड आर सुपरस्टार एज। क्योंकि AEW में भी उन्होंने एक सेगमेंट फिल्म किया जहां पे वो कह रहे हैं कि मेरा फेयरवेल सा हो गया है, पता नहीं ऐसा, मुझे पता नहीं वो स्टोरी में क्या चल रहा है। बट फिर मैंने ये भी सुना कि वो किसी मूवी की शूटिंग के लिए है। फिर मैं ये भी सुन रहा हूँ कि भाई क्या पता WWE और AEW के बीच में एक वन टाइम सीक्रेट डील हो गई कि चल भाई तो वो अपने सुपरस्टार को भेज दो। क्योंकि एज के साथ भी अगर देखोगे तो पूरी जॉन सीना की हिस्ट्री है। इवन जो हमने अभी वाली सेकंड चैंपियनशिप विक्ट्री वाली वीडियो डाली है, उसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हिस्ट्री है पूरी ये एज और जॉन सीना की। क्योंकि सेकंड और थर्ड वाला जो चैंपियनशिप विक्ट्री है वो एज के सामने आई थी। वो मेंबरशिप वाले कंटेंट में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा पुरानी स्टोरी का। तो इसलिए फिर लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो अब देखो, होने को तो यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा बड़ी बात, ठीक है, ये बड़ी बात करके बताई जा रही है। तो ट्रिपल एच ने क्या बोला कि जॉन सीना का जो कंट्रीब्यूट रहा है ना WWE में, जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो तो भाई बहुत बड़ा है और बहुत तगड़ा है, और उसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। तो हम सब मिलके, अरीना वाले, हम जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इनके पास, ये सारे लोग मिलके कुछ ऐसा करने के लिए देख रहे हैं जो कि कुछ ऐसा डिलीवर करेगा जो कि अनफॉरगेटेबल सेंड ऑफ होगा जॉन सीना के लिए और WWE यूनिवर्स के लिए। तो वो काम ट्रिपल एच ने एक बार फिर से कर दिया है, जो कि वो अभी करते हुए आ रहा है कि चीजों को बहुत ज्यादा हाइप करना। और अगर मैं इसमें रेट देखूं कितना ज्यादा सही होता है ट्रिपल एच का, कितना ज्यादा गलत होता है, तो आई थिंक बिल्कुल मिक्स है। जैसे रसल पलूजा में उन्होंने बोला था कि भाई कुछ भी नहीं, फिर जब वो कहता है कि इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड होगा, तो सच में वैसी चीजें फिर कई बार हुई भी हैं। तो अब देख लो आप किस हिसाब से जो चीजें वो करना चाहते हो या देखना चाहते हो या समझना चाहते हो। बट इसके अराउंड ऑब्वियसली हाइप तो होने वाली, क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि ये जॉन सीना का आखिरी मैच है। और इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल के मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, आज पोस्टेड वाली वीडियो में इंटरेस्टेड हो, तो क्लिक करके आप लोग चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके वो जो डिफरेंट कंटेंट है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।